तो सवाल यह है कि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है और उनकी 6 तारीख जो उन्होंने मोहलत दी है वो खत्म होती है, तो क्या कोई शांति प्रस्ताव सामने आता है या नहीं। एयर कॉमोडोर डॉक्टर एएस बहल, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। राजीव अग्रवाल साहब, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा के लिए। और डॉक्टर बहल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपको थोड़ा हैरानी हुई कि आपको भी लग रहा था, आप इंतज़ार कर रहे थे कि साहब ट्रंप साहब नया कुछ बोलेंगे, तो लेकिन उन्होंने बोला तो वही जो लगातार वो बोलते आए थे, बस उन्होंने एक ऐसे में उसे तब्दील किया और पब्लिक को सुना दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लग रहा था कल जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को दफना दिया गया है, दूसरी तरफ से बोल रहे थे कि उनकी एनरिचमेंट फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि एक ऐसे मोड़ पे आज ईरान वॉर आ गया जहां पे वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट आज कर देंगे, जैसे कि युद्ध को रोकना या पीस डील की तरफ जाना। तो वो चीज तो हुई नहीं और पूरे विश्व के अंदर एक दुख सा फैल गया। क्यों गया है? आप देखिए स्टॉक मार्केट जो है कितनी बुरी तरह से गिरी। खैर भारत की तो रिकवर कर गई, लेकिन ईस्ट की जो मार्केट्स हैं, ईस्ट एशिया की मार्केट्स हैं या जो अब खुल रही हैं दूसरी मार्केट्स, वो काफी नीचे और गैप से खुल रही हैं। दूसरी चीज है कि तेल। डॉक्टर बहल, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन फ्यूरी ने फ्यूरियस कर दिया है ट्रंप को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 107 तक तो आज डॉलर भी पहुंच गया। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑडियंस था इस ट्रंप की पूरी स्पीच का, वो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जहां पे उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग आज 35 से 36% के नीचे तक गिर चुकी है। 16.7 पॉइंट्स नीचे आ गई है। दूसरी चीज है कि लोग बहुत नाखुश हैं। एक तो इन्फ्लेशन ऊपर चली गई, 40 से 45% ऊपर गैस की कीमतें हैं। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट 60,000 के करीब जॉब्स चले गए हैं, क्योंकि जब से एंथ्रोपिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें शुरू हुई हैं। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एप्स्टेन फाइल, जिससे वो डाइवर्ट करना चाहते थे इस युद्ध में, तो कहीं ना कहीं वो वापस ऊपर से आती जा रही है और ट्रंप चारों तरफ से फंस गए हैं। और जो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है वो ये लग रही है कि कहीं ना कहीं जो ज्यूइश लॉबी थी और जो साथ में वॉर लॉबी है, आर्म्स की लॉबी है, वो जीत गई है। और इजराइल सबसे ज्यादा खुश है आज। इजराइल को यह लग रहा है कि ये आगे युद्ध चल रहा है, तो जितना ईरान को वीक कर दिया जाए, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा होगा। बिल्कुल राजीव अग्रवाल साहब, कंफ्यूजन आप देखिए ना। मार्को रूबियो कुछ और कह रहे हैं, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं, ट्रंप साहब कुछ और कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हॉर्मुज हम नहीं खुलवाएंगे, कभी कहते हैं हम खुलवाएंगे, कभी ईरान को धमकी दे रहे हैं खोलो, कभी कह रहे हैं कि साहब हम मिलकर चलाएंगे। यानी कुछ पता नहीं है, कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्योस मचा के रख रखा। मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रणनीति नहीं है इस युद्ध को लेकर। ये चौंकाता नहीं है हम सबको? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अग्रवाल साहब बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। एंकर की आवाज़ चली गई। कह रहे हैं ये चौंकाने वाली बात है, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जिसने इतनी सारी लड़ाइयाँ इनिशिएट की हैं, और वो अभी इस दुविधा में पड़ा हुआ है कि करना क्या और कहना क्या है। और हर दिन जो सेक्रेटरी रूबियो की तरफ से या उनके सेक्रेटरी वॉर हेक्सेट की तरफ से या ट्रंप के जो ट्वीट्स आते हैं, उन सब में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक गुत्थी में बांधे जा रहे हैं और उस गुत्थी से उनका निकलना मुश्किल हो गया है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है, अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, वो कारण है कि ये युद्ध जो चल रहा है इसमें यूएस ज़बरदस्ती घुसा है इजराइल के कहने पर। अगर आपको याद हो, लड़ाई के दूसरे दिन ही सेक्रेटरी रूबियो ने जब एक रिपोर्टर का आंसर करते हुए बोला था कि इजराइल वाज गोइंग टू अटैक, व्हाट कुड वी डू, वी हैड टू एंटर द वॉर, अदरवाइज वी वुड हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड आवर बेसेस वुड हैव बीन बॉम्ब्ड। तो जो देश बिना रणनीति के ज़बरदस्ती इस युद्ध में घुसा है, उसका जो है रणनीति क्लियर होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो आप डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग आज ट्रंप की स्पीच के बारे में, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि आज वो युद्ध विराम के बारे में बात करेगा, बट मुझे कोई इसमें शक नहीं था कि युद्ध विराम के बारे में बात होगी भी और नहीं होगी, क्योंकि यूएस के हाथ में नहीं है युद्ध विराम।
इस युद्ध में 3 पार्टी हैं, यूएस है, इजराइल है और ईरान है। अगर यूएस कह भी देता है कि आज से युद्ध विराम है और हम अटैक नहीं करेंगे, और इजराइल ईरान के ऊपर जिस तरह आपकी पहले रिपोर्ट में दिखाया अटैक करता रहेगा, तो क्या युद्ध विराम हो जाएगा? युद्ध विराम नहीं होगा। और ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले भी कहा है कि जब तक आईडीएफ के गोल्स पूरे नहीं हो जाते, इजराइल लड़ाई लड़ता रहेगा। ये पूरा जो एक कन्फ्यूजन फैलाया गया है, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, बिकॉज युद्ध अभी नहीं ख़त्म हो रहा है। जब यूएस के चाहने से युद्ध खत्म नहीं होगा, जबकि हालांकि ये हम जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका हर हालत में ये चाह रहा है कि जितनी जल्दी युद्ध से निकला जा सके उतना वो चाहेगा कि जल्दी से देवनाथ साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध के बीच, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है। चीन ने यूएस इजराइल को होर्मुज संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। चीन ने ईरान पे सैन्य कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। चीन ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने की अपील की है। चीन ने कहा तुरंत सीजफायर होना चाहिए। यानी चीन भी खुलकर अब ईरान के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। और ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। लेकिन इन सब के बीच में चीन का ये बयान भी आया है। एक तरह से देवनाथ साहब, हमें कहना चाहिए ट्रंप ने सबको फंसा दिया, खासकर मिडिल ईस्ट की कंट्री को फंसा दिया। एशिया, यूरोप सब परेशान है। जी हाँ रमेश जी, हो ये रहा है कि चीन का बयान एकदम सही है। 28 फरवरी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, कोई दिक्कत नहीं थी। दुनिया भर के सारे जहाज, शिप्स अंदर जा रहे थे, सारे शिप्स बाहर आ रहे थे। तो हुआ क्या उसके बाद? अचानक अमेरिका ने और इजराइल ने 28 फरवरी को बॉम्बिंग चालू कर दी। जब बॉम्बिंग चालू कर दी तो ईरान को पहले से ही पता था कि अगर अमेरिका के सामने टिकना है और इजराइल के सामने टिकना है तो उसे ना सिर्फ अपनी मिसाइलों को, वरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है उसका भी फायदा उठाना है। ईरान ने इस डिक्लेरेशन को आज से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले बार बार रिपीट किया था कि अगर अमेरिका और इजराइल उस पर बमबारी करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जो कि फाइनली 1 मार्च 2 मार्च तक उसको करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा। देखिए, ईरान फौजी ताकत के हिसाब से तो कमजोर है ना, उसके पास इतने बॉम्ब्स, मिसाइल्स हैं नहीं जितने कि अमेरिका के पास है और इजराइल के पास है। तो वो अपनी जो जियोग्राफिक एडवांटेज है उसका फायदा तो उठाएगा, और वही उसने उठाया भी है। लेकिन साहब, अब ये कह देना, डॉक्टर बहल, ये कह देना कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे खुलवाना है खुलवा ले। ये जीसीसी कंट्रीज की तो इकोनॉमी, वो तो घुटने में आ जाएंगे साहब। आपका 70 से 90% ऑयल इसी से गुजरता है, कतर की भी इधर से गुजरती है, इनका क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक्सपोर्ट है जीसीसी कंट्रीज का वो तो 90% तक, 70 से 90%, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जो कुवैत जैसे देश है उनका तो 100% वही सही है। और साथ में जो अंदर आ रहे हैं ना, फर्टिलाइजर बाहर जा रहे हैं, 1/3 फर्टिलाइजर, हीलियम, सल्फर, और अंदर आने के लिए फूड यानी कि खाद्य पदार्थ, वहां तो कुछ उगता नहीं है गल्फ के अंदर, वो ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। चावल तो भारत भेजता है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए ये खतरा बढ़ता जा रहा है। और जितने दिन ये युद्ध खिंचता है उतने ही दिन रिपब्लिकन पार्टी की वोट की जो संख्या है वो नीचे जाती रहेगी और मिड टर्म पोल्स में बिल्कुल वाइप आउट ही ना हो जाए। बट सर, ये दबाव दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, ये दबाव दिख रहा है, ये घरेलू मोर्चे का, उनकी अप्रूवल रेटिंग ऐतिहासिक लो पर है, इसका कोई फर्क दिख रहा है आपको? वो तो बस दिख रहे हैं, कोई उनको लग नहीं रहा कि उनको कोई फर्क है इससे। देखिए, मेरे को एक चीज लग रही है कि जो लॉबीज काम कर रहे हैं इस समय, खासकर कुछ ना कुछ तो इजराइल के पास है, नेतन्याहू के पास है, ट्रंप के बारे में, कि ट्रंप, आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज आज ट्रंप की बहुत ही डिस्गस्टेड से लग रहे थे, बहुत ही वीक से लग रहे थे, और कोई जोश ही नहीं था उनकी स्पीच में। और जैसे वो हमेशा मजाक करके दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे लग रहा था पढ़ रहे हैं किसी स्क्रिप्ट को जो किसी और ने दी है। और साथ में अगर देखिए, उनका कुछ भी क्लियर नहीं था, कोई गोल क्लियर नहीं थे, एंड स्टेट क्लियर नहीं थी, एग्जिट स्ट्रेटजी क्लियर नहीं थी, और साथ में आज पूरा विश्व में अलग थलग पड़ गए हैं। डॉक्टर बहल, जिसने अपना खुद मजाक बना लिया हो, अपने देश का मजाक बनवा लिया हो, अब वो दूसरे की क्या मजाक बनवाएगा, जो खुद ही दुनिया के सामने मजाक का पात्र बन गया हो?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ना केवल जिस भाषा का, अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, अपने एलाइज को एनिमीज बना देते थे, तो कहीं ना कहीं आज तो वो अभद्र भाषा भी नहीं दिख रही थी। देखिए, नाटो के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, चाहे ब्रिटेन इस समय 35 देशों के साथ वर्चुअल समिट कर रहा है, चाहे उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चाहते हैं वो खोल दें। मैं तो खोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बॉडी बैग्स जाएंगे और खोलने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है, और वो मैं करूंगा नहीं। लेकिन साथ में फोर्सेस को भेज दिया वहां पे, साथ में वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना दिया ताकि एक ऑप्शन उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कमजोर होती जा रही है। आज देखिए, इजराइल ने कई अटैक्स रोक नहीं पाया, और अब जो मिसाइल्स इस्तेमाल कर रही है ईरान, वो मिसाइल्स एडवांस्ड भी हैं और उनके साथ क्लस्टर बॉम्ब्स भी हैं। बट सर देवनाथ साहब, क्या ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ट्रम्प साहब बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो ईरान पे बनाना चाह रहे हो, साथ ही साथ वो जीसीसी कंट्रीज पे भी बना रहे हैं कि साहब हम चले जाएंगे, हमारा कोई लेना देनी नहीं, हमें नहीं चाहिए हॉर्मुज से तेल, जिसको चाहिए वो खुलवा ले, लेकिन ईरान पे तो ये काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। कल आप उनके राष्ट्रपति पेजेश्किन साहब की चिट्ठी देख लीजिए, जो उन्होंने अमेरिका के लोगों से सीधे उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने पूछा है कि साहब हम पे ये युद्ध क्यों थोपा गया, हम पे क्यों सैंक्शंस लगाए गए हैं, हम पे क्यों बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ईरान के लोगों के जो जंग लड़ने का जज्बा है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां हजारों साल से एक परंपरा रही है कि युद्ध के मैदान में डटकर लड़ते हैं। युद्ध के मैदान में शहीद हो जाना उनके यहाँ पर बहुत ही आदर्श माना जाता है। कल्चर उनका ऐसा है कि माताएं जो है अपने बेटों को युद्ध के लिए भेजती हैं, बहनें अपने भाई को युद्ध के लिए भेजती हैं, बेटियां अपने पिताजी को युद्ध के लिए भेजती हैं। तो ऐसी एक सिविलाइजेशनल पावर के ऊपर ट्रंप का जो साइकोलॉजिकल दबाव है, वो काम नहीं करेगा। हाँ, गल्फ कंट्रीज को बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अब अरब सागर से कोई भी जहाज गल्फ कंट्रीज में नहीं जा रहा। गल्फ कंट्रीज से कोई भी जहाज निकलकर अब अरब सागर से होके दुनिया में कहीं नहीं जा रहा। और तो और अमेरिका की नेवी भी फंस गई है। अमेरिका की नेवी का फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है कतार में, बहरीन में। तो उनके जो नेवल एसेट्स हैं वो पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर अमेरिका नहीं जा सकते रेस्ट, रिकूपरेशन, रिपेयर, रेक्टिफिकेशन के लिए, क्रू चेंज के लिए। तो बहुत बड़ी, बिल्कुल आपने कहा कि आगे पीछे, आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति। बट अग्रवाल साहब, आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? पूरी दुनिया को इस मुश्किल में खड़ा करके आप कह रहे हैं मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, जिसको तेल लेना है वो मेरे से ले ले, मेरे पास बहुत तेल है, और जिसको खुलवाना है वो खुलवा ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और गैर जिम्मेदाराना तो एक बहुत ही सिविलाइज शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। आज भी ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और केस बाय केस बेसिस पे शिप्स को वो पैसेज दे रहा है। बट आप देखिए, इस लड़ाई से ईरान को नुकसान बहुत हुआ है, बट सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिसको मैं कहता हूँ ट्रिपल बोनेंजा। सबसे पहले ईरान ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उसकी एक वैल्यू को पहचाना है कि हाँ भाई, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद करते हैं तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है और हम बाकियों के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होने से जो 108-110 डॉलर पहुंच गया है, तो ईरान का भी जो ऑयल बिक रहा है उसके लिए रेवेन्यू उसको ज़्यादा मिल रहा है। और तीसरी सबसे मज़ेदार बात कि लड़ाई शुरू हुई ईरान को बर्बाद करने के लिए, और लड़ाई के दौरान ही ईरान के ऑयल के ऊपर आपने सैंक्शन हटा दिए कि आप खुलेआम ऑयल को बेच सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रेवेन्यू मिलने का एक एग्जाम्पल मिलना ईरान को, ऑयल प्राइजेस का राइज होना और सैंक्शंस का हटना, चाहे 1 महीने के लिए हटी हो, ईरान के लिए तो एक ट्रिपल बोनेंजा हो गया इकोनॉमिकली। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, मुझे नहीं लगता कि जब लड़ाई ख़त्म होगी तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, बिकॉज ईरान ने इसके बिल्कुल क्लियर संदेश दिया हुआ है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कितने शिप्स को फ्री पैसेज दिया जाएगा, कितने पे टोल लगाया जाएगा, वो सब ईरान के काफ़ी कंट्रोल में होगा। और अगर आपने देखा हो, उन्होंने जो एक पार्लियामेंट में अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया है लॉ बनने के लिए, उसने अलाउ भी कर दिया है, वो टोल लगाएगा, उसने बोल दिया है। अब साहब, कल के दिन ट्रम्प साहब ये भी कह सकते हैं जो आपका नुकसान हुआ है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल लगा के उसे पूरा कर लो, कोई परवाह नहीं है।
बस ये युद्ध किसी तरह खत्म होना चाहिए, क्योंकि वहां से तो कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है सर, कोई जिम्मेदारी या कुछ नहीं है। और ये मुझे लगता है अमेरिका के लोग भी अपने आप को आज कोस रहे होंगे कि वो कौन सी घड़ी थी जब इस व्यक्ति को हमने अपना राष्ट्रपति बना दिया। बिकॉज जिस तरह का उनका व्यवहार है और जिस तरह से वो अपने अलाइज के लिए बोलते हैं, जिस तरह से वो नेटो कंट्रीज को धमका रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करवाया, वो ये मॉडल सोच रहे थे ईरान पे भी चलेगा, वो नहीं चलेगा, यहाँ वो फंस गए। लेकिन वो अपनी जान छुड़ाना ज़रूर चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जो जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि साहब यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं आप मेहमानों से निवेदन करूंगा आप बने रहिए। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है हॉर्मुज में सैन्य अभियान चलाना सही विकल्प नहीं है। पहले ही ये कहा गया कि साहब जिसको हॉर्मुज खुलवाना है वो सैन्य हस्तक्षेप करे, हमने ईरान को कमजोर कर दिया। लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य विकल्प हॉर्मुज के लिए कतई सही नहीं है। इधर ईरान में आईआरजीसी के फतेहीन यूनिट के कमांडर की हत्या, मेजर जनरल फतेह अली जाहेद की हत्या कर दी गई है। यह एक और झटका ईरान को लगा है। ईरान के करज में यूएस इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हमले के बाद करज में जोरदार विस्फोट सुनाई दिया है। यूएस इजराइल ने आईआरजीसी के ठिकाने को निशाना बनाया है। इधर पश्चिम एशिया में जंग पर रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, ईरान विवाद सुलझाने में मदद के लिए तैयार है रूस। क्षेत्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत जारी। दिमित्री पेस्कोव ने यह बयान दिया है। आज चीन ने भी अपना बयान जारी किया है जिसमें उसने ईरान के ऊपर हमले को गलत बताया है। अब रूस का भी बयान आया है। इधर यूएई में ईरान का बड़ा हमला, ईरानी हमले को लेकर यूएई का दावा, 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। ईरान के सभी हमलों को नाकाम किया गया। ईरान के हमलों के बीच कतर का यूएन को संदेश, ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। कतर का कहना है कि ईरान अब नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अरब देशों पे बहुत भारी पड़ रही है। एक महीने से पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है, जिससे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब खाड़ी के देशों की इकोनॉमी पर भी संकट आ गया है। एक रिपोर्ट पे दावा किया गया है कि अरब में 37 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और गरीबी का दायरा भी तेजी से बढ़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग अब अगले चरण में दस्तक दे चुकी है। मिलिट्री बेस और दूसरे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनीज भी टारगेट पर आ चुकी हैं। अरब देशों में बारूदी बवंडर के बीच अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का खतरा बढ़ गया है। तेल कारोबार पर पड़ी मार, लाखों नौकरियों पर संकट बरकरार। जंग इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि पूरे अरब वर्ल्ड में अमेरिका का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका की टेक कंपनीज आ गई हैं। आईआरजीसी ने बहरीन में क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अमेज़न के डेटा सेंटर पर अटैक किया। धमाके की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस में दिक्कत आई। ड्रोन हमले से स्ट्रक्चरल डैमेज, पावर सप्लाई पर असर पड़ा। साथ ही बैंकिंग, पेमेंट, डिलीवरी एप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रभावित हुई। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो अमेरिकी टेक कंपनीज को निशाना बनाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन का ये डेटा सेंटर अमेरिकी सैन्य और खुफिया गतिविधियों को सपोर्ट करने की वजह से टारगेट किया गया। वेस्ट एशिया को डेटा के लिहाज से ग्लोबल हब बनाया जा रहा है। फिलहाल इस रीजन में 300 से ज्यादा डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 76 सेंटर्स तुर्की में हैं। इसके बाद इजराइल में 66 डेटा सेंटर बनाए जा चुके हैं। सऊदी अरब में 61 और यूएई में 57 सेंटर हैं। इसी तरह ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और मिस्र में भी डेटा सेंटर की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन ताजा हमलों के बाद अब खतरा बढ़ने लगा है।
मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग के हालात हैं, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की दूसरी टेक कंपनीज पर भी हमला किया तो पूरी दुनिया की इंटरनेट सर्विस प्रभावित हो सकती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी के देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। तभी से ये सिलसिला जारी है और अब हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। जंग से हर तरफ तबाही हो रही है। इसका ब्यौरा UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध का अरब देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और लाखों लोगों की गरीबी की चपेट में आने की आशंका है। UNDP की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध के 1 महीने बाद अरब की GDP में लगभग 3.7 से 6% तक की गिरावट का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध की वजह अरब देशों की GDP में 120 से लेकर 194 अरब डॉलर तक की कमी आ सकती है। भारतीय करेंसी के लिहाज से ये रकम 1800 करोड़ रुपए होती है। आयात में 9% और निर्यात में 10% तक की गिरावट आ सकती है। इससे ये साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान की जंग किस तरह अरब देशों के लिए घातक साबित हो रही है। सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि फिलहाल सीज फायर के आसार नहीं है, मतलब तबाही का भयंकर दौर आना अभी बाकी है। ईरान पूरी ताकत के साथ अरब देशों में मौजूद अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है। बीते दिनों एनर्जी सेक्टर को भी IRGC की मिसाइल पावर ने टारगेट किया, जिसके बाद अब रोजगार को लेकर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। UNDP की रिपोर्ट ये बताती है कि अरब देशों में बेरोजगारी दर 1.8 से 4% तक बढ़ सकती है, जिससे 37 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा आशंका ये भी है कि युद्ध की वजह से 40 लाख लोग गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर यमन, सूडान जैसे मुल्कों पर पड़ेगा। साथ ही पूरे अरब में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 1% तक बढ़ जाएगी। बारूदी विस्फोट की वजह से पूरे अरब में खलबली मची हुई है। खौफ के साए के बीच खाने पीने का संकट गहराने के भी आसार हैं। हमलों की वजह से पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही सबसे ज्यादा चुनौती ऑयल सप्लाई रुकने से बढ़ी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से खाद की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। तनाव बढ़ने के बाद यूरिया की कीमतें लगभग 60 से 90 डॉलर प्रति टन बढ़ गई हैं, जबकि कच्चा तेल की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यूरोप में गैस की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के साथ ही महंगाई की मार भी आम लोगों पर पड़ने लगी है। कुल मिलाकर अरब देश इस जंग में बिना वजह पिस रहे हैं। लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान की चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा खाड़ी के देश भुगत रहे हैं। डर इस बात का सता रहा है कि लंबे वक्त तक जंग चलती रही तो पश्चिम एशिया किस तरह आर्थिक मोर्चे पर कमजोर होता चला जाएगा और उससे उभरने में कितना वक्त लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो वेस्ट एशिया में खासकर खाड़ी देशों को हो रहा है, जिसकी ऑयल और गैस इकोनॉमी है। वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान ने किया है। डॉक्टर बहल, ये एक कहावत है ना, करे कोई भरे कोई, मतलब GCC कंट्रीज़ के साथ तो यही हो रहा है। आप देखिए, रास लफान को ईरान ने हिट किया, सबसे बड़ी मैं कहूँगा LNG की फैसिलिटी है। उसके अलावा अरामको, सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी, उसको नुकसान पहुँचा है। तो इन्हें तो वापस अपने पैरों पे खड़े होने में ही कई सालों लग जाएंगे अगर युद्ध रुक भी गया तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा लेसन जो हमने सीखा इस युद्ध का वो ये है कि अपने देश की या राष्ट्रीय सुरक्षा आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कल अमेरिका हमारा प्रोटेक्टर है, अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती है तो वो हमारे सारे जगहों को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा होता नहीं है। अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि जो गैस फैसिलिटी है कतर के अंदर, वो 17% उसका आउटपुट कम हो गया, यानी कि अब उसको 3 से 5 साल लगेंगे रिपेयर होने में। तो आज भी अगर युद्ध रुकता है तो महीनों और कुछ जगहों पे सालों तक इसका इंपैक्ट रहेगा और पूरे विश्व की इकोनॉमी पे रहेगा। और बड़ी चीज जो आती है कि क्यों ईरान जो है अब रुकना नहीं चाहता, क्योंकि ईरान जो है वो चाहता है कि ये सीज फायर ना हो बट युद्ध रुके, यानी कि उसको गारंटी चाहिए कि कल दोबारा से जून 2025 में जैसे अमेरिका ने सीज फायर किया और 8 महीने के अंदर दोबारा युद्ध पे आ गया, तो वो बार बार युद्ध पे
नहीं जाना चाहता, वो अपनी सुरक्षा चाहता है, वो चाहता है कि वो भी डेवलप हो इकोनॉमिकली, और अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दें, ये उसको मंजूर नहीं है। वैसे सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया था और सबसे बड़ा जो एक मौका अपॉर्चुनिटी दी थी ट्रंप को, वो दी थी प्यूटिन ने कहा था आप हमको 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ले जाने दीजिए, आपके लिए भी मौका मिल जाएगा, ऑनरेबल एग्जिट भी होगी, आप इस विक्टर की तरह इस युद्ध से बाहर निकलेंगे। उस समय ट्रंप को लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल इसको घुटनों पे लेके आऊंगा, सरेंडर करवाऊंगा। ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब जो है दूसरा तरीके पे आ गए, अब ट्रंप खुद सरेंडर करना चाहता है, उसको ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये सही समय है डिप्लोमेसी का, नहीं तो पूरा विश्व की इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहेंगे और खासकर भारत के ऊपर भी बहुत रहेंगे, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है 135 बिलियन डॉलर्स का जो रेमिटेंसेस का वो इस खाड़ी के एरिया से आता है, और 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में यहाँ पे लोग रहते हैं। और खासकर जब ये आईटी कंपनीज पे इफेक्ट होगा, जो ईरान ने कहा कि 18 आईटी कंपनीज के ऊपर वो हमले करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे भारतीय इन्वॉल्व हैं, वहां काम करते हैं। आपने देखा जो इन हमलों के अंदर भारतीय भी मारे जा रहे हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वहां काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना 1 कहीं करोड़ लोग हमारे वहां पर रहते हैं, खाड़ी देशों में हमारे लोग, जैसा आपने कहा एक बड़ा रेमिटेंसेस वहां से हमारे लिए आता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर भी बात की गई कि कहीं अगर हमें जरूरत पड़ी तो उन्हें हम कैसे वापस लेके आएंगे। राजीव अग्रवाल साहब, एक बात आपको लगता है कि अमेरिका चाहे चौतरफा घेरेबंदी की बात कर रहा हो, ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहा हो, लेकिन इस समय जो चौतरफा उसके ऊपर दबाव है, उसके घरेलू दबाव है, बाहर से दुनिया भर के देश उस पर दबाव डाल रहे हैं, वो इससे निकलेगा? यानी ये जो 6 तारीख जो आपने डेडलाइन रखी है, मोहलत दी है ईरान को, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देखिए रमेश, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने और ट्रंप ने अपने आप को एक चक्रव्यूह में बांध लिया है, जिसमें घुस तो गए हैं बट निकलने का रास्ता कोई उनको मिल नहीं रहा है। मुझे उम्मीद थी कि जिस दिन लारिजानी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद हो सकता है वो उसको विक्ट्री डिक्लेयर करके बोल दें कि हाँ भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि इजराइल ने उनके ऊपर दबाव डाला। और अगर आप देखिए कि जितनी बार एक ईरान की तरफ से एक ऐसा लीडर उभर के आ रहा है जो कि अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई हाँ इसके साथ हम बातचीत करेंगे, अगले 24 और 48 घंटे में इजराइल उसको असैसिनेट कर देता है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई कंजक्शन वाली वो तो इजराइल का स्टाइल है, वो तो इजराइल का स्टाइल है। केवल अगर आप देखें उनके राष्ट्रपति पेजेस्कियन और उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, ये 2 ही लोग तो बचे हैं अगर आप लीडर्स में अगर आप देखें, जिनसे अमेरिका कह सकता है हम बात करेंगे करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके बारे में मैंने लिखा था, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से लीडर्स को असैसिनेट कर सकते हैं, बट आप जो है जब तक आपके पास दुश्मन की यानी ईरान की ऑपरेशनल इंटेलिजेंस नहीं हो कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, उसके पास असला कितना है, उसके पास कॉम्बैट स्टेमिना कितना है, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एक बेसिक चीज़ होती है जो हर फौजी को सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं नो योर एनिमी। अगर आपको एनिमी के बारे में ज्ञान नहीं है पूरा, तो आप सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन के द्वारा, बिकॉज आपने 20-30 साल से अपने एजेंट्स वहाँ पे पाल रखे हैं, उनके थ्रू स्पेसिफिक इंटेलिजेंस लेके आप युद्ध नहीं जीत सकते। और वो भी इस देश में जो ईरान में जितना कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जहां पे एक बंदे को हटाने से देश नहीं ढह सकता। ये बिल्कुल, उनके स्ट्रक्चर पे कोई उन्होंने बहुत इराक का सद्दाम हुसैन उन्होंने बहुत ही डिसेंट्रलाइज किया है अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को। अब उनके सारे लोग भी चले जाए तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके जाने के बाद वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, इतने सारे कमांडर्स मारे गए, अभी भी वो लगातार जवाब दे रहे हैं। यानी उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही की थी। देवनाथ साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितना अमेरिका को पढ़ना चाहिए थे, ईरान को, इजराइल को पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा उन्होंने इजराइल और अमेरिका को पढ़ा और इसी तरफ से अपनी तैयारी की है। जी हाँ, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एशियन जो मुल्क हैं या एशियन जो रेसेस हैं, हमें एडवर्सरी की जो मार है, उसकी जो युद्ध क्षमता है, उसको झेलने की ज्यादा पावर है। जबकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इजराइल इंक्लूडेड, वहां पर थोड़ा बहुत धमाका होने पे ही ज्यादा खलबली फैल जाती है।
इसका क्लासिक एग्जाम्पल देख लीजिए, गजा है। ऐसा नहीं है कि मैं गजा में हमास का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन गजा में 72,000 सिविलियंस को मार दिया गया है, जिसमें मात्र मजाक कह रहा है कि मात्र 12,000 जो थे वो हमास के लड़ाके थे, बाकी तो सिविलियंस थे। लेकिन इसके बावजूद गजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग आज तक मजबूती से खड़े हुए हैं और उन्होंने इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके हैं। ऐसा ही एक मानसिकता ईरान में भी है। ईरान में उनको मालूम है कि वह इस युद्ध में अगर घुटने टेक देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए ईरान जो है अमेरिका और इजराइल के बूट के नीचे आ जाएगा। देखिए, मैं उनकी मानसिकता बताना चाहता हूं एक सेंटेंस में। पिछले 300 साल, 200 साल, 100 साल में अमेरिका में इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी ने पूरे दुनिया में, एशिया में खास तौर से सब देशों को गुलाम बनाया। लेकिन इस रीजन में एकमात्र ऐसा देश जो कि कभी भी गुलाम नहीं बना, ना ब्रिटेन का, ना फ्रांस का, ना जर्मनी का, ना पोर्चुगीज का, वो है ईरान। तो ये दिखाता है कि उनकी सभ्यता एक अलग तरह की सभ्यता है, जहां जब वो एक्सटर्नल प्रेशर में आते हैं तो मिलजुल कर आपस में सहयोग करते हुए एक्सटर्नल और उसमें भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि उन्हें जो नेचर ने डिफेंस दिया हुआ है, उनके जो पहाड़ हैं, उनके जो रेगिस्तान हैं, समुद्र हैं, दलदल हैं, आप वहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप देखिए ना, एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बार बार कह रहा था, बट देवनाथ साहब और अग्रवाल साहब, डॉक्टर बहल, सबको मालूम था ईरान की कैपेबिलिटी के बारे में, उसकी मिसाइल क्षमता के बारे में, ड्रोन क्षमता के बारे में, उसके एयर डिफेंस के बारे में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, वो क्या क्या कर सकते हैं तो सबको पता था। वो बहुत आसानी से टारगेट कर सकता था खाड़ी देशों को, ये भी सबको पता था। लेकिन आपने सोचा था कि आप वेनेजुएला मॉडल अप्लाई कर देंगे ईरान में और तुरंत निकल आएंगे 3 दिन बाद, वो हो नहीं पाया आपसे। बिल्कुल सही कह रहे हो। उनको ये लग रहा था कि जिस हिसाब से उनकी चल रही है, उनका लक उनका साथ दे रहा है। गए हैं अंदर, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को उठा के लेके आ गए, उनके अगेंस्ट केस लॉन्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देवनाथ साहब कह रहे थे, विल टू फाइट, ईरान की रेजिलियंस को उन्होंने केटर नहीं किया था, उस विल टू फाइट को केटर नहीं किया था। दूसरा जो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, ज्योग्राफी, वो बिल्कुल एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह है ईरान। अगर आप देखिए स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के पास भी देखेंगे तो हाई ग्राउंड कहां पे है, कोस्टल एरियाज में है, और साथ में ये 3 आइलैंड्स है, केशम है, लाराक है और हॉर्मुज है। ये एक तरीके का वेज है जो एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी को प्रमोट करता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को प्रमोट करता है। और ईरान तैयारी कब से कर रहा है? 25 साल से कर रहा है। 2000 से उसने टनल्स बनानी शुरू की हैं जो 200 मीटर से लेके 1 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक डीप में जा रही हैं। अभी तक कोई भी ऐसा वेपन सिस्टम अमेरिका के पास नहीं है, GBU-57 को मिला के या 72 को मिला के, जो कि 200 फुट से नीचे जा सके। पर GBU का तो इस्तेमाल आप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में कर चुके हैं, आप गिरा चुके हैं, इस्फहान, नतांज, सब जगह आप अपने बंकर बस्टर बम गिरा चुके हैं। कहां हुआ कुछ? एग्जैक्टली जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है उसे वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, और साथ में जो 440 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है उसका तो पता ही नहीं है इनको। इसी वजह से नातांज को मार रहे हैं, इसी वजह से इस्फहान पे अटैक कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अगर दूसरी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालते हैं या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के आइलैंड्स पे, या फिर वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालते हैं खर्ग पे, या फिर कहीं पे ऑपरेशन करते हैं 440 केजीज एनरिच्ड यूरेनियम के लिए, तो अमेरिका इस युद्ध को ना केवल खींचेगा, बहुत सारी अमेरिकन लाशें जाएंगी वापस। और वो कभी ट्रंप को कोई करने भी नहीं देगा साहब, क्योंकि ये उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आखिरी कील ना केवल उनके ताबूत पे, रिपब्लिकन पार्टी के ताबूत पे साबित होगा, और आने वाले 10 साल तक रिपब्लिकन पार्टी दोबारा वापस नहीं आ पाएगी पार के अंदर। ये होने वाला है, और ये सबको पता है, अमेरिका के अंदर भी पता है, मागा कम्युनिटी को भी पता है, और उन सबको ये पता है कि अब ट्रंप का जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है। डॉक्टर बहल, जो लोग रिपब्लिकन में अपना भविष्य खोज रहे होंगे, उनके दिल में कितना बड़ा बोझ पड़ रहा होगा जब ये रोज बोलने आते हैं। उन सब का बीपी बढ़ रहा होगा कि अब क्या ना बोल दे करके। एग्जैक्टली और 35 के करीब रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स हैं वो दोबारा इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे, उनको पता है कि हार जाएंगे। और साथ में कई ऐसे हैं जो कि कई बार जीते हुए हैं जगहों से, वहां से हार रहे हैं। बिल्कुल। तो अब
वो बिल्कुल राजीव अग्रवाल साहब, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति जो मैं सामने रखना चाहता हूं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में बातचीत किससे किया जाए, ये भी एक संकट उभर के आ रहा है। बिकॉज आपके पॉलिटिकली दो एक्टिव लीडर जिनका नाम हम जान रहे हैं साहब, चाहे उनके राष्ट्रपति हैं चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तीसरा अगर हम देखें आईआरजीसी है। आईआरजीसी जिस तरह से बहुत एग्रेसिव है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि बातचीत का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। क्या ये सही बात है कि वहाँ भी दिक्कत है कि आप बात किससे करें, और बात भी करें क्या उनकी बात आईआरजीसी मानेगी क्या? नहीं रमेश, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईरान में किससे बात करना है ये तय करना मुश्किल हो रहा है। बिकॉज तीन उनके जो मुख्य रूप से अधिकारी सामने हैं जो कि हर चीज़ में नेगोशिएट कर रहे हैं और ईरान का पक्ष रख रहे हैं, वो हैं उनके प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और जो स्पीकर अभी असाइन हुए थे कबलीफ। तो वहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी है। जो हम डिसेंट्रलाइज मोज़ाइक डिफेंस की बात जो कि 31 के 31 प्रोविंसेस में बट गई हैं और वो ऑटोनोमसली अपने मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट कर रही हैं। मतभेद है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच में कि सीज़ फायर के लिए किस तरह से बढ़ा जाए और कब बढ़ा जाए, क्योंकि इजराइल किसी भी हालत में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है जब तक कि एक्चुअल में रजीम चेंज ना हो जाए। आज ट्रंप ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि भाई रजीम चेंज हो गया है बिकॉज हमने बहुत सारे लीडर्स को हटा दिया है और अब जो नए लीडर्स आ रहे हैं वो नए रजीम के हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी जो समझ है उसमें कितनी ज़्यादा कमी है कि लीडर्स के हटाने से अगर रजीम चेंज हो जाता तो फिर स्ट्रक्चर्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना। ईरान में जो इतना कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी अगर आप लीडर को हटाने से हो जाता। और इसीलिए सुप्रीम लीडर को कुछ पता नहीं है, आप ईरान में रजीम चेंज कराते कराते खुद ना चेंज हो जाए, ये भी पता नहीं आने वाले दिनों में। मिड टर्म इलेक्शन में तो खैर इनको बहुत बड़ा नुकसान होना है। देवनाथ साहब, काफ़ी ये इंटरनेट पे जोक चल रहे हैं कि भाई रजीम चेंज करने चले थे और रजीम चेंज कहीं अपना ही ना हो जाए, ये काफ़ी चल रहा है। और एक्चुअली में ये एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है कि आप जो करने चले थे वो आप आज खुद मना कर रहे हो कि भाई हमने रजीम चेंज के लिए कभी बात नहीं की थी। तो फिर अभी आप देखिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि मुझे 93 to 97% नेगेटिव प्रचार मिल रहा है। आप पॉजिटिव क्या कर रहे हैं ये किसी ने नहीं पूछा। आप सब कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव प्रचार कैसे मिलेगा? देवनाथ साहब, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रिपब्लिकन्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डेमोक्रेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। रिपब्लिकन्स की नैया डूब रही है। उसके बाद आप देखेंगे बात उठेगी जो कि अभी सतह के नीचे है कि ट्रंप का इम्पीचमेंट का प्रपोजल सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखी जेडी वांस हैं। हाँ बिल्कुल, 2028 में जो वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जेडी वांस रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हिसाब से अपने को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध के लड़ते जेडी वांस का 2028 में प्रेसिडेंट बनना जो है बहुत मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल है। शायद 2028 में डेमोक्रेट्स अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनकर जीतने वाले हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी को आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप को शायद वो जबरदस्ती पृष्ठभूमि में डाल जाएंगे और जितने दिन ट्रंप रहेंगे वो रिपब्लिकन के लिए अच्छा खासा गड्ढा पूरा खोद के जाएंगे ताकि पूरा ही उनको नीचे डाल दे, मौका ज्यादा न दें वो। मेरे बाद कोई बने ना लंबे समय तक, हो सकता है उनकी ये भी एक रणनीति हो, कुछ भी कर सकते हैं साहब। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, अग्रवाल साहब, डॉक्टर बहल, देवनाथ साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए और बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।